Hello everyone. In this video we are going to read the 12th chapter of our English channel Literature Reader, and the poem is titled Lord Yulin's Daughter. मतलब Lord Yunin की बेटी. Now this is a poem that describes about the relation of a father and daughter, that how a daughter who has escaped with her lover finally finds herself in a condition where neither she can save her life nor she can get back to her father. So, without spending any more time, let's just jump to the poem. A chieftain to the highlands bound cries, Boatman, do not tarry, and I will give thee a silver pound to row us over the ferry. A chieftain to the highlands bound cries, पहाड़ियों पर से एक चिफ्टन चिल्लाता है कि बोटमैन देर मत करो, डू नॉट टैरी, एंड आई विल गिव दी अ सिल्वर पाउंड, और मैं तुम्हें दूंगा, दी मीन्स यू, मैं तुम्हें दूंगा एक सिल्वर पाउंड अगर तुम हमें अपनी नाव पे बैठाकर, छोटी सी नाव पे बैठाकर उस पार ले जाओगे. एंड आई विल गिव यू अ सिल्वर पाउंड टू रो अस ओवर द फेरी. नाउ who be ye would cross Loshigil this dark and stormy weather? Oh, I am the chief of Ulwa's Isle and this Lord Yulin's daughter. अब जो बोटमैन है वो पूछ रहा होता है कि नाउ हु आर यू, तुम हो कौन इस लॉशिगिल को पार करने वाले, इस डार्क और इस स्टॉर्मी वेदर में, इस अंधेरी रात और इस तूफानी मौसम में तुम हो कौन जो इसको पार करोगे. ही गेट्स द रिप्लाई कि मैं उल्वा आइलैंड का चीफ हूँ और जो मेरे साथ है वो लॉर्ड यूलिन की बेटी है. एंड फास्ट बिफोर हर फादर्स मैन 3 days वी हैव फ्लेड टुगेदर, फॉर शुड ही फाइंड अस इन द ग्लेन माई ब्लड वुड स्टेन द हिथर. अब वो कह रहा है दैट इसके पहले कि इस नैरो वैली में, इस घाटी में उसके लोग हमें पकड़ लें, उसके पहले तुम यहाँ से हमें बचाकर ले चलो. एंड फास्ट बिफोर हर फादर्स मैन, इसके पहले कि उसके फादर के लोग हम तक पहुँच जाएं. 3 days वी हैव फ्लेड टुगेदर, पिछले 3 दिनों से हम भागते रहे हैं. फॉर शुड ही फाइंड अस इन द ग्लेन माई ब्लड वुड स्टेन द हेदर, क्योंकि अगर वो हमें ढूंढ लेता है इस वैली में तो माई ब्लड वुड स्टेन द हेदर, यहाँ की जो वाइल्ड प्लांट्स हैं उसे मेरे ब्लड से धोया जाएगा. माई ब्लड वुड स्टेन the heather. His horsemen hard behind us ride, should they our steps discover, then who will cheer my bony bride when they have slain her lover. अभी फिर वो कहता है, वो चीफ कहता है कि his horsemen hard behind us ride, उसके जो घुड़सवार है वो ठीक हमारे पीछे हैं. should they our steps discover, तो इसके पहले कि वो हमारे स्टेप्स, हमारे पैरों के निशान पकड़ लें, अगर ऐसा हो जाता है तो देन हु विल चीयर माई बोनी ब्राइड, मेरी दुल्हन को भला कौन खुश रखेगा. व्हेन दे हैव स्लेन हर लवर, जब वो उसके लवर को ही मार डालेंगे. हु विल चीयर माई बोनी ब्राइड, कौन खुश रखेगा मेरी बोनी ब्राइड को. बी इज एलिट्रेशन हियर. व्हेन दे हैव स्लेन हर लवर, जब वो उसके लवर को ही मार देंगे. आउटस्पोक द हार्डली हाईलैंड वाइट, आई विल गो माई चीफ, आई एम रेडी. It's not for your silver bride, but for your winsome lady. अब जो वो बोटमैन है वो कहता है, वो एक वाइज बोटमैन है. He is, it's written the word white and the word white means brave. So वो जो हाईलैंड वाइट है वो बड़े ही बहादुरी से कहता है कि मैं जाऊँगा मेरे चीफ, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ. लेकिन वो तुम्हारे सिल्वर ब्राइड के लिए नहीं, तुम्हारे सिल्वर सिक्कों के लिए नहीं, बट फॉर योर विंसम लेडी. बट मैं अगर जाऊँगा तो वो तुम्हारी इस विंसम लेडी मीन्स इस सुंदर लेडी के लिए जाऊंगा, इस ब्यूटीफुल लेडी के लिए जाऊंगा. एंड बाय माई वर्ड द बोनी बर्ड इन डेंजर शैल नॉट टैरी, और अब मैं कहता हूँ कि इस बोनी बर्ड को ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए. शैल नॉट टैरी, सो दो द वेव्स आर रेजिंग वाइट आई विल रो ओवर द फेरी. वो कहता है कि हमें इस बोनी बर्ड, इस ब्राइड ग्रूम को अब ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए और हमें यहाँ से भागना चाहिए. सो
इट डजेंट मैटर दो द वेव्स आर रेजिंग वाइड, हालांकि जो लहरें हैं वो बिल्कुल उफान मार रही हैं गुस्से से. आई विल रो यू ओवर द फेरी, मैं तुम्हें फेरी से उस पार ले जाऊंगा. Now hear what it says in the next stanza. By this the storm grew loud apace, the water wraith was shrieking, and in the scowl of heaven each face grew dark as they were speaking. So here the poet is describing about the water wraith, मतलब घोस्ट, वाटर घोस्ट, समुद्री दैत्य के बारे में बता रहा है कि इस समय तक स्टॉर्म बिल्कुल तेज हो चुका था, बड़ी जोर की आवाज़ें आ रही थी इस स्टॉर्म में. द वाटर रैथ वॉज श्रीकिंग. वाटर रैथ इज वॉट? इट्स द वाटर ऑफ द सी, सो दैट्स द मेटाफर. द वाटर रैथ वॉज श्रीकिंग एंड इन द स्काउल ऑफ हेवन ईच फेस, और उस अंधेरी रात में इन द स्काउल ऑफ हेवन ईच फेस ग्रू डार्क एज दे वर स्पीकिंग, और जैसे वो लोग बातें कर रहे थे, तीनों ही आपस में बातें कर रहे थे, अंधेरा इतना ज़्यादा हो चुका था दैट दे कुड नॉट सी ईच अदर्स फेसेस, वो तो एक दूसरे के चेहरे भी नहीं देख पा रहे थे, इतना ज़्यादा अंधेरा वहाँ पे हो चुका था. बट स्टिल एज वाइल्डर ब्लू द विंड एंड एज द नाइट ग्रू ड्रीयर अडाउन द ग्लेन रोड आर्म्ड मैन देयर ट्रैम्पलिंग साउंडेड नियरर. लेकिन जैसे ये तूफान और ये हवाएं और तेज होती जा रही थी, और जैसे जैसे रात और घनी होती जा रही थी, एंड एज द नाइट ग्रू ड्रीयरर, ड्रीयरी मीन्स डरावना, भयावह, अंधेरा, एंड एज द नाइट ग्रू ड्रीयरर अडाउन द ग्लेन रोड आर्म्ड मैन, और उस वैली से, उस वैली में कौन आ पहुँचे? तो वही घुड़सवार, आर्म्ड मैन, जिनके हाथों में आर्म्स थे, शस्त्र थे. देयर ट्रैम्पलिंग साउंडेड नियरर, और उनके घोड़ों की टाप, ट्रैम्पलिंग मीन्स द साउंड ऑफ हॉर्सेस फीट, वो भी नज़दीक आती सुनी जा सकती थी. ओ हेस्ट दी हेस्ट, द लेडी क्राइज, द टेम्पेस्ट्स राउंड अस गैदर, आई विल मीट द रेजिंग्स ऑफ द स्काइज बट नॉट एन एंग्री फादर. अभी वो लेडी कहती है कि ओ हेस्ट, यू हेस्ट, तुम जल्दी करो, जल्दी करो. द लेडी क्राइज, द टेम्पेस्ट्स राउंड अस गैदर, टेम्पेस्ट मीन्स समुद्री तूफान, तो इसके समुद्री तूफान हमें क्यों ना पकड़ ले. आई विल मीट द रेजिंग ऑफ द स्काइज, मैं आकाश की गड़गड़ाहट से मिलना चाहती हूँ, बट नॉट एन एंग्री फादर, लेकिन मैं अपने फादर से नहीं मिल सकती. आई डोंट हैव द डेयर टू फेस माई फादर. द बोट हैज़ लेफ्ट अ स्टॉर्मी लैंड. अब यहाँ पर जो बोट है वो स्टॉर्मी लैंड को छोड़कर बढ़ रहा है. अ स्टॉर्मी सी बिफोर हर, उसके पीछे एक तेज समुद्री तूफान है. व्हेन ओ टू स्ट्रॉन्ग फॉर ह्यूमन हैंड द टेम्पेस्ट गैदर्ड ओवर हर. अभी ये जो टेम्पेस्ट था, ये जो समुद्री तूफान था, वो इतना स्ट्रांग था कि कोई भी ह्यूमन हैंड आपस में पकड़कर बच नहीं सकता. टू स्ट्रॉन्ग फॉर ह्यूमन हैंड. ह्यूमन हैंड चाहे कितनी भी ताकत से पकड़ कर रखे एक दूसरे को, बट दे आर नॉट सेफ. इट वॉज सच द फियर्सफुल और it was such the powerful nature of that tempest. And still they rode amidst the roar of waters fast prevailing. Lord Ulyns reached that fatal shore, his wrath was changed to wailing. And still they rode amidst the road. जो बोटमैन था, ये तीनों ही उस तूफान के बीच, and still they rode, वो नाव चलाते रहे उस तूफान के बीच में. ऑफ वाटर्स फास्ट प्रिवेलिंग, और पानी बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा था. लॉर्ड यूलिन भी अब फैटल शोर, उस किनारे पर पहुंच जाते हैं, उस खतरनाक, उस फैटल शोर पे पहुंच जाते हैं. हिज रैथ वॉज चेंज टू वेलिंग, उनका जो गुस्सा था, उनकी जो चीख थी, वो बिल्कुल तेज होती जा रही थी. हिज रैथ वॉज चेंज टू वेलिंग, उनका जो गुस्सा था, एक्सट्रीम एंगर जो था, वो उनकी चीख में बदल रहा था. वो गुस्से से चिल्ला रहे थे. For sore dismayed through storm and shade, his child he did discover. One lovely hand she stretched for aid, and one was round her lover. तो बड़े ही डिस्मेड, अंधेरे में, बड़ी ही निराशा से उस स्टॉर्म और उस शेड, उस अंधेरे में उन्होंने अपनी बच्ची को ढूंढ तो लिया. His child he did discover, उसने अपनी बच्ची को ढूंढ तो लिया. One lovely hand she stretched for aid, उसने एक हाथ अपने फादर की तरफ मदद के लिए बढ़ा रखी थी. एंड वन वॉज राउंड हर लवर,
और एक हाथ उसने अपने लवर के गले में खुद को बचाने के लिए लगा रखा था। come back, he cried in grief across the stormy weather, and I will forgive your Highland chief, my daughter, oh my daughter. अभी जो फादर हैं लॉर्ड यूलिन वो भी कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कम बैक, ही क्राइड इन ग्रीफ, बड़े दुख में वो कह रहे हैं, क्योंकि ही हैज़ ओनली वन डॉटर एंड दैट डॉटर इज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, वो बस मौत के कगार पे है। अक्रॉस दिस स्टॉर्मी वेदर एंड आई विल फॉरगिव योर हाईलैंड चीफ, वो कहते हैं कि आई विल फॉरगिव, मैं माफ़ भी कर दूंगा तुम्हारे उस हाईलैंड चीफ को, उस कप्तान को मैं माफ़ भी कर दूंगा मेरी बेटी, ओ माई डॉटर। Further we see in the last stanza, "'Twas vain." 'Twas means what? It was. It was vain. सब कुछ बेकार. The loud waves lashed the shore. जो loud waves थी, जो गरजती हुई लहरें थीं, वो शोर को बहा ले जा रही थी, उस तूफान को बढ़ाती जा रही थी। Return और aid preventing. इतनी तेजी से ये लहरें आ रही थी शोर की तरफ और वापस जा रही थी कि मदद की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। रिटर्न और एड प्रिवेंटिंग। द वाटर्स वाइल्ड वेंट ओवर हिज चाइल्ड एंड ही वॉज लेफ्ट लैमेंटिंग। जो वाटर था बिल्कुल वाइल्ड, खतरनाक तरीके से उसकी बेटी के ऊपर से चला गया। हर डॉटर डाइड इन इट एंड ही वॉज लेफ्ट लैमेंटिंग, और वो सिर्फ पश्चाताप करते ही रह गया, अफसोस करते ही रह गया। So this was the literal line by line meaning of the poem. Now if we talk about the structure of the poem and about poetic devices, starting with the first stanza, we can see a chieftain to the highlands bound cries, "Boatman, do not tarry, and I will give you a silver pound to row us over the ferry." Now if we talk about the structure of the poem, first it has a rhyme scheme of bound, pound, a B B. So the rhyme scheme is A B A B. Tarry, ferry, bound, and pound. Now talking about any other rhyming scheme in this, any poetic device in this line. Here it's a old word thee. Thee means what? Thee means you. This was the word which was used in classical English or ancient English. Now if we talk about other word, who be ye would cross Lochigill. Again if you see, now this is what? This is that we are seeing this dark and stormy weather. Now here the poet is describing the climate. Here the poet is describing the nature. So such lines or such poetic devices are called imagery. Such poetic devices are called imagery when a poet tries to describe nature, to show, to picturesque nature at his best by using these words, dark and stormy weather. Further we can see that here we have seen like so the waves are raging white. So the waves are raging white. Again he is describing what? He is describing the anger of the waves. So that is imagery. Now there are various other poetic devices too, like bony bird. If you see this line, it's bony bird, B B. So that is alliteration. Further if we see about the water wreath, if we see another poetic device, this water wreath, this is a metaphor. This can also be alliteration, like W W. Letters are being repeated, so that is alliteration. And then you can see grew dark as, sorry, that's not. Further if you can see in the other line, still as wilder, as and like. This is the structure for the simile. So this line has a simile also. And then you can see here another line, haste. It is what? Repetition. Words are being repeated, so that is repetition. Further we see, though tempests round us gather, raging of the skies, but not an angry father. Now again an and sound is being repeated, so that is alliteration. So you can try to find out more poetic devices on your own. Till then, that's all for this video. We shall meet in next video with next chapter.
टिल देन थैंक्स एंड गुड बाय।